कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड बाय को देखते हैं, जो कि एक कंपनी में पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए आई होती है। वो सामने बैठे हुए बंदे को देखकर कहती है कि ये है मेरा एक्स हस्बैंड गु नान फेंग। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसकी शादी के एक दिन पहले गु नान फेंग ने उसे कुछ गुंडों में बेच दिया था। वो गुंडे उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं एंड उसका वीडियो बनाने लगते हैं। वो अपने हस्बैंड से मदद मांगती है, मगर उसका हस्बैंड ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि काम हो जाने के बाद वीडियो मुझे भी भेज देना। फिर वो गुंडे बाय के साथ दरिंदगी करने के बाद उसे खाई से नीचे फेंक देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम गु नान फेंग को बाय के पेरेंट्स के साथ देखते हैं और वो अपने आदमियों को उन्हें भी मारने का ऑर्डर देता है। बाय मन में सोचती है कि मैं और गु नान फेंग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी के एक दिन पहले वो मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा, मुझे गुंडों में बेच देगा। और अगले ही सीन में हमें उनकी डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि गु नान फेंग के आदमियों ने बाय के पेरेंट्स को भी मार डाला। अगले दिन बाय के मॉम एंड डैड के फ्यूनरल में वो रोने की ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि जैसे उनका असली बेटा वही है। वहाँ खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मिस बाय तो कितनी इनोसेंट दिखती थी, हमें पता नहीं था वो इतनी घटिया लड़की है। पीछे से बाय भी ये सब कुछ देख रही थी और वो अपने मॉम एंड डैड से प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन इसका बदला जरूर लेगी। फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि बाय ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है ताकि वो गु नान फेंग से बदला ले सके। वो अपने चेहरे को देखते हुए कहती है, गु नान फेंग मैं वापस आ रही हूँ, अब मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगी। प्रेजेंट में गु नान फेंग उससे पूछता है कि तुम इस जॉब के पाने के लिए क्या कुछ कर सकती हो, तो वो उसके पास आकर कहती है कि कुछ भी। नान फेंग उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। बाय मन में सोचती है, वेलकम टू दी हेल माय एक्स हस्बैंड, नर्क में तुम्हारा स्वागत है। नान फेंग कहता है कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के ऊपर इतने कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो बाय खड़े होकर अपने कपड़े निकालने लगती है। नान फेंग कहता है ठीक है, तुम एग्जाम में पास हुई, और फिर उसे एक फोटो देते हुए कहता है कि तुम्हें इस आदमी को सेड्यूस करना है। वो फोटो देखकर बाय याद करती है कि बचपन में उसके मॉम एंड डैड ने उसे एक छोटे बच्चे टिंग फेंग से मिलाया था और बताया था कि ये तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है, इसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है और ये तुम्हारे अंकल मिस्टर हुओ का बेटा है। देखते ही देखते बाय बड़ी हो जाती है और एक दिन अचानक से गु नान फेंग उसे आकर प्रपोज कर देता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं एक गरीब फैमिली से आता हूँ और तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मगर ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। बाय उसे मना करती है कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ, मेरी शादी बचपन में ही किसी और के साथ तय हो चुकी है। नान फेंग कहता है, तो तुम वो एंगेजमेंट तोड़ दो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें उस बंदे से भी बहुत ज्यादा हैप्पी रखूंगा। तो बाय थोड़ा सोचने के बाद उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। बाय उस फोटो को देखते हुए कहती है कि ये तो हुओ टिंग फेंग है, इस शहर का सबसे अमीर आदमी, इसके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी है, इसे सेड्यूस करना बहुत ही मुश्किल होगा। नान फेंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम इतनी हॉट हो कि तुम्हें देखकर कोई मैन खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। ऊपर से तुम अभी अभी अब्रॉड से आई हो, तो तुम्हारे बारे में कोई जानता भी नहीं है, तो किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुमने उस बंदे को सेड्यूस कर लिया और हुओ फैमिली का अगला बिडिंग प्रोजेक्ट मेरे हाथ लग गया, तो मैं तुम्हें बदले में 10 मिलियन दूंगा। बाय उसके क्लोज जाकर उससे फ्लर्ट करते हुए कहने लगती है कि ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। नान फेंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ उसकी वाइफ आ जाती है, मगर तब तक दोनों अपनी हालत ठीक कर चुके थे। बाय कहती है, हेलो मिसेस गु, आज से मैं आपके हस्बैंड की न्यू पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मेरा नाम है शू मैंगशी। और यहाँ हमें पता चलता है कि बाय ने अपना नेम चेंज करके शू मैंगशी रख लिया है। अब क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, इसीलिए नान फेंग की वाइफ उससे इनसिक्योर हो जाती है कि कहीं वो उसके हस्बैंड को उससे चुरा ना ले। वो कहती है, ये दिखने में तो ठीक ठाक है, पर हुओ तिंग को सेड्यूस करना इतना आसान नहीं है। नान फेंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हुओ तिंग के करीब भेजने के लिए हमें इसे बहुत कुछ सिखाना होगा, तो क्यों ना इसे तुम घर लेकर जाओ और सब कुछ सिखा देना। घर आकर उसकी वाइफ कहती है कि तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, तो प्लीज उससे ज्यादा बनने की कुछ कोशिश मत करना। बाय कहती है, लगता है आप कुछ गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आई हूँ एंड डोंट वरी, मुझे आपके हस्बैंड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो घर को देखते हुए कहती है कि इसी घर में मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ और इसे मैं वापस पाकर रहूंगी। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो हुओ तिंग को देखते हैं, जिसका सेक्रेटरी उसे कुछ लड़कियों की फोटो दिखा शब्द नहीं सुनना चाहता, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरा सेक्रेटरी हो। तो वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं नान फेंग एंड उसकी वाइफ चियान मिलकर
बाय को सब कुछ सिखा रहे होते हैं कि आखिर उसे अमीर लोगों के सामने कैसा बिहेव करना है, मगर वो तो एक बार में ही सब कुछ सीख जाती है और चियान से भी अच्छा परफॉर्म करती है। ये देखकर नानफेंग भी मन में सोचता है कि इसे देखकर लगता नहीं है कि ये एक गरीब लड़की है, बल्कि ये तो एक बहुत ही अमीर खानदान से आई हुई क्लासी गर्ल लगती है। चियान को भी उस पर शक होता है और वो कहती है कि जैसी तुम्हारी हरकतें हैं तुम एक गरीब फैमिली की बिल्कुल नहीं लगती हो। बताओ कौन हो तुम और हमारे यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है। बाय इनोसेंट बनते हुए कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं। चियान अभी भी उसके साथ बदतमीजी कर रही थी तो नानफेंग उसे रुकने कहता है, मगर चियान नहीं रुकती और कहती है कि तुमने वाई फैमिली का जो पुश्तैनी ब्रेसलेट मुझे दिया था वो 2 दिनों से मिल नहीं रहा है। अभी तक तो वो मेरे पास था, मगर जब से ये लड़की हमारे घर आई है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। मुझे पता है वो इसी ने चुराया होगा। मैंने अपने आदमी को इसका रूम चेक करने के लिए भेजा है। तभी वो आदमी आकर उसे बताता है कि हमें मिस बाय के रूम में कुछ भी नहीं मिला। नानफेंग कहता है तुम अब तो बस करो, मगर चियान कहती है कि अब तुम्हें मुझसे ज्यादा इस लड़की पे भरोसा है। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि वो यहाँ पे वो तिंग को नहीं बल्कि तुम्हें सेड्यूस करने आई है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा कंगन इसी के पास है। बाय कहती है मिस गू मेरा यकीन करिए, मैंने आपका ब्रेसलेट नहीं चुराया। मगर चियान नहीं मानती और अपने आदमी को बाय को चेक करने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम उसकी पूरी बॉडी चेक करो, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। वो आदमी उसे छूने जाता है तो बाय मना कर देती है और कहती है मैं खुद कर लूंगी। जिसके बाद वो अपना कपड़ा निकालने लगती है, मगर तभी नानफेंग आकर उसे रोक देता है। तभी वहाँ मेड आकर चियान को बताती है कि ये कंगन तो आपके कोट की ही जेब में था। ये सुनकर नानफेंग अपनी वाइफ चियान पर गुस्सा करता है एंड उसे बाय से माफी मांगने के लिए कहता है। तो वो कहती है तुम चाहते हो कि मैं इससे माफी मांगू, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात में नानफेंग बाय के रूम जाता है तो वो कहती है कि इतनी देर रात आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया था क्योंकि मुझे पता है आज मेरी वाइफ ने तुम्हारे साथ बहुत ही बदतमीजी की है। मगर बाय को तो उसके इरादों के बारे में साफ साफ पता था कि वो यहाँ माफी मांगने तो बिल्कुल नहीं आया है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बाय ने ही उस कंगन को उठाकर चियान के पॉकेट में डाल दिया था। प्रेजेंट में बाय उसके करीब जाते हुए कहती है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, मगर मैं जिंदा वापस आ गई हूँ। तो अब मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी और सब कुछ वापस हासिल कर लूंगी। फिर वो जानबूझकर नानफेंग को सेड्यूस करने लगती है और वो भी उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है। मगर तभी वहाँ उसकी वाइफ चियान आकर उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है और बाय तो यही चाहती थी। चियान बाय को आकर मारने लगती है कि मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मगर नानफेंग उसे रोक देता है और कहता है कि तुम तो ब्यूटी पार्लर गई थी ना, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गई। बाय मन में सोचती है क्योंकि मैंने बुलाया है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बाय एक सर्वेंट के पास जाकर उससे कहती है कि क्या आप मेरे रूम में मिल्क लेकर आ सकती हैं। वो सर्वेंट जब मिल्क लेकर आ रही थी तो उसने नानफेंग को बाय के रूम में जाता हुआ देख लिया था और कॉल करके चियान को इसके बारे में बता दिया था कि आप जल्दी से घर आइए। प्रेजेंट में बाय कहती है कि मिस गू जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर गू तो बस मुझसे माफी मांगने आए थे, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। मगर चियान उसका गला पकड़कर उसे मारने लग जाती है तो नानफेंग उसे एक थप्पड़ मार देता है कि तुम पागल हो गई हो, ये सब क्या कर रही हो। इसी बात को लेकर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच लड़ाई हो जाती है एंड चियान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाय कहती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई हो गई। मैं अभी जाकर मिसेस गू को सब कुछ क्लियर करके आती हूँ। मगर नानफेंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, गलती उसकी है, तुम रेस्ट करो। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चियान घर के मेड से बाय के बारे में पूछती है कि आखिर वो कहाँ है। मेड्स बताती है कि वो शायद मिस्टर गू के साथ अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए क्लासेस ले रही हैं। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जिसने चियान के कपड़े एंड ज्वेलरी पहनी हुई थी। नानफेंग उसे देखते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें मेरी वाइफ के कपड़े कुछ ज्यादा ही पसंद हैं, मगर ये तुम्हारे नहीं हैं। बाय कहती है मुझे उसका हर एक चीज पसंद है, उसका घर, उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी एंड उसका। नानफेंग उसके करीब आकर कहता है आगे क्या। वो कहती है और उसका हस्बैंड। देखते ही देखते दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फ्लर्ट करने लगते हैं। वो बाय को किस करने ही वाला था, मगर बाय उसे रोकते हुए कहती है कि चलिए काम की बात पे आते हैं। कल मैं हुओ फैमिली का इन्वेस्टमेंट डिनर अटेंड करने वाली हूँ और अगर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे तो मिस्टर हुओ तिंग मुझे नोटिस कैसे करेंगे। नानफेंग कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज करवा दूंगा। बाय कहती है ठीक है और मैं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में वो डांस प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वहाँ चियान आ जाती है और कहती है बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है। वो कहती है बस आपको थैंक्स बोलने के लिए, आपकी पसंद वाकई में बहुत अच्छी है, आपके कपड़े और ज्वेलरी दोनों मुझे बहुत ही पसंद आए।
चान कहती है अगर तुम्हें इतने ही पसंद आए हैं तो तुम रख सकती हो। बाय कहती है मिस्टर गू का क्या आप मुझे अपना हस्बैंड भी दे देंगी? क्योंकि जिस नजर से वो मुझे देखते हैं लगता है आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं। चैन कहता है अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है तो तुम गलत सोच रही हो। वो तुमसे और तुम्हारी बॉडी से बस खेलना चाहता है। इन दी एंड वो मुझे ही चूज करेगा क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाय उसके कपड़े निकाल देती है और अपने कपड़ों को पहनते हुए कहती है कि चियान तुम्हारी कपड़ों में भी चॉइस उतनी ही घटिया है जितनी मेंस में। नेक्स्ट सीन हमें इन्वेस्टमेंट डिनर पार्टी का दिखाया जाता है जहां नान फेंग हुए तिंग से बात करने की कोशिश करता है। तभी वहां एक लड़की आकर हुए तिंग से फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगती है मगर वो उस लड़की को डांट कर भगा देता है। नान फेंग कहता है मिस्टर हुआ मुझे पता है कि आपको लड़कियां पसंद नहीं, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हमेशा सिंगल रहोगे। तो क्यों ना मैं आपके लिए एक अच्छी सी लड़की अरेंज करूँ। मगर हुआ तिंग तो उसे बिना भाव दिए वहाँ से चला जाता है। नान फेंग मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है, मैं तो आज से पहले इससे कभी मिला भी नहीं हूँ। तभी सामने से बाय की एंट्री होती है। सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। यहाँ तक कि हुआ तिंग भी उससे अपनी आंखें हटा नहीं पाता जिसे लड़कियों से ही सख्त नफरत है। वो आकर हुआ तिंग से बात करने लगती है तो नान फेंग उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये है मिस सू मिंगशी, मेरी असिस्टेंट। मिस्टर हुआ उन दोनों को फिर से बिना भाव दिए जाने लगता है मगर तभी वो बाय के नेक पे एक निशान देखता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बचपन में हुए तिंग ने गलती से बाय के नेक पर गर्म पानी गिरा दिया था जिस वजह से उसके गले में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही निशान बन गया था। उसे शक होने लगता है कि कहीं ये बाय तो नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट सेम जगह पे बिल्कुल वैसा ही निशान होना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नान फेंग एंड बाय भी उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया था। मगर तभी हुआ तिंग का सेक्रेटरी आकर बाय को बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि मिस्टर हुआ ने कहा है वो फ्यूचर में आपकी कंपनी के साथ काम करना पसंद करेंगे। वो कार्ड को लेते हुए बहुत खुश होती है। असिस्टेंट जब अंदर जाता है तो हुआ तिंग उससे नान फेंग की सेक्रेटरी मिंगशी के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर वो कहाँ से आई है और पहले क्या किया करती थी। वो अभी भी उस निशान के बारे में सोच रहा था और बाय की फोटो को देखते हुए कहता है क्या सच में वो तुम थी? इधर नान फेंग बाय लेकर आता है और बाय को थैंक्स बोलता है क्योंकि उनके प्लान का पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया है। वो कहता है आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बाय कहती है अच्छा काम तो मुझे करना ही था, अब बदले में मुझे 10 मिलियन जो देने वाले हैं। नान फेंग कहता है बस एक बार मुझे वो प्रोजेक्ट मिल जाए फिर तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। वो कहती है अच्छा तो बताइए आप मुझे क्या दे सकते हैं। नान फेंग उसे अपने करीब लाते हुए कहता है कि अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। वो कहती है अच्छा फिर आपकी वाइफ का क्या होगा? वो कहता है उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं रातों रात उसे ऐसे गायब करूंगा कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। ये सुन के बाय को गुस्सा आता है कि वो अपनी वाइफ चियान के साथ भी वही करने वाला है जो आज से 3 साल पहले उसने मेरे साथ किया था। वो उसे दूर करते हुए कहती है कि मुझसे दूर रहिए, मैं हुआ तिंग को सेड्यूस करने वाली हूँ और अगर उसे इस बारे में पता चलेगा तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। नान फेंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। वो कहती है सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कोई भी लड़की उसे पसंद करेगी क्योंकि वो हैंडसम होने के साथ साथ रिच भी है। ये सुनकर नान फेंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम मेरी वुमेन हो, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ जब चाहूँ कर सकता हूँ, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मगर तभी बाय कहती है कि भूलिए मत कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपके हाथ से वो फैमिली का वो वेडिंग प्रोजेक्ट निकल जाएगा। ये सुनकर नान फेंग उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब हुआ तिंग बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था तभी वहाँ बाय उससे मिलने आती है। उसे देखकर कहता है कि लगता है आप गलत जगह पे आ गई हैं, ये मेरी ऑफिस नहीं है। तभी उसका असिस्टेंट उसे कान में बताता है कि मैंने सब कुछ पता कर लिया है। दरअसल नान फेंग ने $10 मिलियन के बदले में इस लड़की को हायर किया है आपको सेड्यूस करने के लिए। हुआ तिंग कहता है कि हर रोज कई लड़कियां मेरे पीछे आती हैं क्योंकि वो मेरे बेड तक पहुंचना चाहती हैं, तो क्या आप भी यहाँ यही करने आई हैं? बाय कहती है कि आप इस शहर के सबसे अमीर इंसान हैं और मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इस बारे में सोच भी सकूं, बल्कि मैं तो यहाँ आपसे काम के बात करने आई थी क्योंकि मुझे आपकी कंपनी का बिडिंग प्रोजेक्ट चाहिए। वो मन में सोचता है कि आखिर नान फेंग में ऐसा क्या है कि तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि अब्रॉड से वापस आने के बाद हुआ तिंग सबसे पहले बाय को फ्लावर्स लेकर प्रपोज करने जा रहा था, मगर तभी वो देखता है कि सामने बाय ने नान फेंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे देखकर उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। प्रेजेंट में वो बाय से पूछता है कि क्या तुम्हें बॉक्सिंग आती है? वो मना कर देती है तो वो कहता है अगर तुम मेरे पंचेस को बर्दाश्त कर लोगी तो ये बिडिंग प्रोजेक्ट तुम्हारा हुआ। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को रिंग के अंदर देखते हैं।
वो तिंग उसे पंच करने जाता है मगर वो अपनी पलकें तक नहीं झपकाती। वो कहता है अगर ये पंच तुम्हें लग जाता तो तुम्हारा चेहरा खराब हो सकता था, नाक टूट सकती थी, आखिर तुम हटी क्यों नहीं। बाय कहती है आपने ही तो कहा था ना कि अगर मैं आपका पंच बर्दाश्त कर लूंगी तो ये प्रोजेक्ट आप मुझे दे देंगे। पुतिन कहता है अभी तुम जाओ, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। तो बाय वहां से चली जाती है। फिर वो अपने असिस्टेंट के पास आकर उससे पूछता है कि जिस बारे में मैंने तुम्हें पता लगाने को कहा था क्या तुमने पता लगाया। नेक्स्ट सीन में हम उसे घर में देखते हैं जहां वो गिरने वाली थी मगर तभी नानफेंग उसे पकड़ लेता है। ये सब देखकर उसकी वाइफ शियान बहुत ही जेलस हो रही थी। फिर हम उन दोनों को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहां बाय चियान को बताती है कि मिस्टर गू ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि कल होने वाले चैरिटी इवेंट पे वो मुझे लेकर जाएंगे और मुझे एक एक्सपेंसिव सा नेकलेस भी दिलाएंगे। ये सुनकर चियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर इस बात के लिए नानफेंग से लड़ने लगती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि कल के इवेंट में तुम मुझे लेकर जाओगे। मगर वो उसे डांट कर उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देता है। और ये सब देख कर बाय तो बहुत खुश हो रही थी। उधर सेक्रेटरी हुओ तिंग को बाय के बारे में सब कुछ बता रहा था कि ये इसी साल अब्रॉड से चाइना वापस आई हैं और उनके आते ही गु नानफेंग ने उन्हें आपको सेड्यूस करने के लिए हायर किया है। मगर मुझे उनके पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर फिर भी। नानफेंग की सेक्रेटरी मिंगशी और बाय फैमिली की डॉटर बाय दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है मगर उन दोनों के लुक्स एंड ड्रेसिंग सेंस एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। ये देखने के बाद तो ह्योतिंग भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये सच में बाय है या नहीं। नेक्स्ट सीन हमें चैरिटी इवेंट का दिखाया जाता है जहां एक डायमंड नेकलेस का ऑक्शन हो रहा था। नानफेंग सबसे ज्यादा पैसों की बिडिंग करके वो नेकलेस बाय के लिए खरीदने ही वाला था मगर तभी पीछे से ह्योतिंग भी आकर उसी नेकलेस को खरीदने की बात करता है। नानफेंग कहता है दरअसल ये नेकलेस मैं किसी को गिफ्ट करना चाहता हूँ तो प्लीज आप कोई और देख लीजिए। ह्योतिंग कहता है ओ सो सॉरी, क्योंकि मुझे भी यही चाहिए। और फिर क्या था, दोनों के बीच उसी एक नेकलेस को लेने के लिए बिडिंग की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कोई बोलता है 30 मिलियन तो कोई बोलता है 40 मिलियन। मिस्टर हुओ 70 मिलियन की सबसे महंगी बिडिंग करके वो नेकलेस खरीद लेता है और नानफेंग की सभी के सामने बेइज्जती हो जाती है। वो बाय से माफी मांगता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ये नेकलेस नहीं दिला पाया। वो लड़की लाकर नेकलेस मिस्टर हुओ को दे देती है और वो कहते हैं कि अब ये नेकलेस मेरा है तो मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ। और फिर ले जाकर उसे बाय को देते हुए कहते हैं कि मुझे भी नानफेंग की तरह यही लगता है कि ये नेकलेस सबसे ज्यादा आप पे अच्छा लगेगा। बाय मना करती है कि मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती मगर ह्योतिंग उसे वो नेकलेस पहना देता है। ये देखकर तो नानफेंग जेलस हो रहा था कि ठरकी मेरी गर्लफ्रेंड पे नजर डाल रहा है। ह्योतिंग फिर उससे कहता है कि मिस्टर नानफेंग मुझे आपकी सेक्रेटरी से पर्सनली कुछ बातें करनी है। आई होप आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। नानफेंग कहता है आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, भला मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी। इतना सुनते ही ह्योतिंग बाय का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। अंदर हम देखते हैं कि ह्योतिंग बाय के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया था। वो कहती है आखिर आप क्या करना चाहते हैं। वो कहता है वो तुम ही थी जो पहले मेरे पास आई थी बिडिंग प्रोजेक्ट हासिल करने, और मुझे ये भी पता है कि नानफेंग ने तुम्हें पैसे देकर मुझे सेड्यूस करने के लिए भेजा था ताकि उसे ये प्रोजेक्ट मिल सके। तो ठीक है, अगर आज तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। बाय कहती है एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस मुझसे 1 से 2 बार मिलते ही आपको मुझसे प्यार हो गया है। ह्योतिंग कहता है तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, और ये नेकलेस मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि मैं गूफेंग को नीचा दिखा सकूं। तो अब जल्दी से अपना काम करो। बाय कहती है ठीक है और उसे किस करने जाती है मगर तभी ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बिडिंग प्रोजेक्ट ले जाकर नानफेंग को दे देती है। वो कहता है उसने तुम्हें ये प्रोजेक्ट इतनी आसानी से दे दिया। बाय कहता है हाँ, और आप तो यही चाहते थे ना। लेकिन एक मिनट, आपके चेहरे से देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जेलस हो रहे हैं। नानफेंग गुस्से में पूछता है कि क्या उसने तुम्हें छुआ है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब बाय ह्योतिंग को किस करने जा रही थी तो वो उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है कि तुम जैसी लड़कियों से मुझे घिन आती है जो पैसों के लिए अपनी बॉडी तक सेल कर सकती हैं। एंड उसे वेडिंग प्रोजेक्ट दे देता है तो बाय उसे लेकर चली जाती है। बाय कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझे टच नहीं किया, शायद मैं उन्हें पसंद नहीं आई। नानफेंग कहता है वैसे तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है। वो कहती है कौन सा प्रपोजल, क्या चियान को डाइवोर्स देकर आप मुझसे शादी करेंगे। नानफेंग कहता है कि मैं रातों रात चियान को गायब करवा दूंगा, जिसके बाद हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे और मुझे एलमनी के तौर पर चियान को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। वो जब ये सब कह रहा होता है तो बाय फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ ह्योतिंग अपने सेक्रेटरी को बाय के बारे में पता लगवाने के लिए अब्रॉड भेज देता है, क्योंकि उसे अभी भी यही शक हो रहा था कि शायद मिंगशी ही बाय है। नानफेंग बाय के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तभी उसे उसकी वाइफ चियान का कॉल आता है मगर वो कॉल नहीं उठाता।
बाय पूछती है, आखिर आपने आपकी वाइफ का कॉल पिक क्यों नहीं किया? वो कहता है, क्योंकि अब वो नहीं बल्कि तुम मेरी वाइफ हो। बस एक बार इन्वेस्टर्स हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें, फिर मैं चियान को डाइवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगा और फिर तुम बन जाओगी मिसेस गु नानफेंग। बाय कहती है, मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। नानफेंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाता है एंड देन उसे किस करने चाहता है, मगर बाय उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि अभी वो ये सब नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो बाय को खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुमने मुझे कई बार मना किया है, आई होप ये लास्ट टाइम होगा। वहीं दूसरी तरफ चियान बार बार अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी, मगर नानफेंग उसका कॉल एक बार भी पिक नहीं करता, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सुबह होते ही वो सबसे पहले बाय के पास लड़ने पहुंच जाती है क्योंकि उसे पता था कि बाय की वजह से ही उसका हस्बैंड गु नानफेंग उससे दूर हो रहा है। मगर बाय उससे कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं गु नानफेंग को आपसे नहीं छीनना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक रिच फैमिली की लेडी हैं और मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। चियान कहती है, समझदार हो, अच्छा हुआ टाइम से समझ गई। और जैसा कि गु नानफेंग ने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम वो बिडिंग प्रोजेक्ट लेकर आती हो तो वो तुम्हें बदले में 10 मिलियन देगा, लेकिन उसके अलावा मैं भी तुम्हें 10 मिलियन दूंगी, उसे लेकर तुम हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों की जिंदगी से चली जाना। जिस पर बाय कहती है कि ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हाउतिंग को पता चल जाता है कि मिंगशी ही बाय है और आज से 3 साल पहले उसने अब्रॉड में अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। नेक्स्ट सीन में वो बाय से मिलने के लिए नानफेंग की कंपनी पहुंच जाता है और कहता है, मिस्टर गु, क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था कि आप भी यहाँ होंगे। वो कहता है, अगर ये ऑफिस मेरी है तो यहाँ मैं नहीं तो क्या आप होंगे? हाउतिंग कहता है, अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि बाय के पूरी फैमिली के मरने के बाद सब कुछ आप ही का तो हो गया है। बाय जब हाउतिंग के लिए कॉफी लेने जा रही होती है तो वो उसे रोक देता है और कहता है कि मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं बल्कि आपसे बात करने आया हूँ। उसने बाय को अपने बहुत ही करीब करके पकड़ा हुआ था, जो देखकर गु नानफेंग जेलस हो रहा था और दोनों बातों ही बातों में बाय के लिए एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। हाउतिंग कहता है, मिस बाय, क्यों ना आप गु नानफेंग की कंपनी छोड़कर मेरी कंपनी में आ जाएं? मैं आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा, आपका बहुत ध्यान रखूंगा और आपको मिस्टर गु जितने पैसे देते हैं मैं उसका डबल दूंगा। मगर बाय उसके साथ काम करने से मना कर देती है। हाउतिंग मन में सोचता है कि एक बार तुम नानफेंग के लिए मुझे छोड़ चुकी हो, मगर इस बार मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। हाउतिंग बाय से अकेले में बात करने के लिए बोलता है, जिसके लिए गु नानफेंग पहले तो ये कहते हुए मना कर देता है कि वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, ना कि आपकी। मगर जब हाउतिंग ये कहता है कि मिस्टर गु भूलिए मत, मैंने जो आपको प्रोजेक्ट दिया है वो मैं ले भी सकता हूँ, तो ये सुनकर वो उन दोनों को प्राइवेट में जाकर बात करने के लिए मान जाता है। वो दिखाने के लिए मान तो गया था, बट अंदर ही अंदर उसे हाउतिंग पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ हाउतिंग बाय से कहता है कि तुम मुझे मेरी एक दोस्त की याद दिलाती हो। बाय खुद को बचाने के लिए जानबूझकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, तो हाउतिंग उसका पैर पकड़ते हुए कहता है कि अब ये नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम बायली हो, है ना? वो कहती है, कौन बायली? मैं तो किसी बायली को नहीं जानती। मुझे पता है तुमने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई है, मगर तुम्हारी हाइट और फिगर बिल्कुल बायली जैसा है और तुम्हारी गर्दन के पीछे भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा बायली के गले पे था। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे साथ गु नानफेंग ने किया है। तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, मैं तुम्हारी मदद करता। बाय कहती है कि आखिर मैं तुम्हारे पास कैसे आती, क्योंकि बाय तो कब का मर चुकी है। अब बस मिंगशी जिंदा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। हाउतिंग के पूछने पर बाय उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि आखिर आज से 3 साल पहले क्या हुआ था। ये सब सुनकर हाउतिंग को बाय के लिए बहुत बुरा लगता है और साथ ही साथ उसे गु नानफेंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बाय से प्रॉमिस करता है कि अब वो भी बदला लेने में उसका साथ देगा। बाय कहती है, मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स की मौत कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि गु नानफेंग की सोची समझी साजिश थी, इसीलिए अब बस मुझे उसके खिलाफ सबूत ढूंढना है ताकि मैं उसे सलाखों के पीछे भेज सकूं। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट डे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां नानफेंग अपने बिडिंग प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। वो प्रेजेंटेशन दे ही रहा था, मगर तभी अचानक से स्क्रीन में वही रिकॉर्डिंग चलने लगती है जो उस रात को चुपके से बायली ने रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें नानफेंग कह रहा था कि बस एक बार ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में लग जाए और इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर दें, फिर मैं चियान को हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग गु नानफेंग की बुराई करने लगते हैं कि हमें पता नहीं था
सीधा साधा दिखने वाला इंसान एक मर्डर निकलेगा। वहाँ खड़े सभी इन्वेस्टर्स ये सब जानने के बाद नानफेंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से मना कर देते हैं और चियान का तो ये जानने के बाद दिल ही टूट जाता है कि जिस हस्बैंड से वो इतना ज्यादा प्यार करती थी वो असल में उसे मारना चाहता था। नानफेंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरा भरोसा करो, ये सब झूठ है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मगर चियान उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती। नानफेंग भागकर बाय के पास जाता है एंड उसका गला दबाकर उस पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर मेरे साथ ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उस रात कमरे में सिर्फ हम दो थे, तो अगर वो सब तुमने रिकॉर्ड नहीं किया है तो फिर किसने किया है। वो बाय को जान से मारने ही वाला था, मगर तभी वहाँ हुओतिंग आकर उसे बाय से दूर करता है एंड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में उसका सेक्रेटरी उसे बता रहा था कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में फंड्स ऐड करते गए और बाय चांस ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो हमारी कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगी। और वैसे भी जब से वो रिकॉर्डिंग लीक हुई है तब से कोई भी इन्वेस्टर हमारे साथ काम नहीं करना चाहता और ना ही हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। हमारे लिए यही अच्छा होगा अगर हम इस प्रोजेक्ट को यहीं पे छोड़ दें। मगर नानफेंग ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को करना चाहता था, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। आफ्टर दैट वो अपना प्रोजेक्ट लेकर काफी सारे इन्वेस्टर्स के पास जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, मगर सभी उसे धक्के मारकर अपनी कंपनी से बाहर कर देते हैं। इस बारे में बाय तिंग और हाउ को भी पता चलता है और वो दोनों फिर से मिलकर एक और नया प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में बाओ एक बंदे से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हें नानफेंग के पास एज एन इन्वेस्टर जाना है और जब वो तुमसे उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कहेगा तो तुम उसे कहना कि तुम उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, मगर बदले में उसे उसकी पूरी कंपनी गिरवी रखनी होगी। बंदा इस काम के लिए मान जाता है क्योंकि बाय उसे बदले में 5 मिलियन देने वाली थी। जिसके बाद बाय नानफेंग से मिलने जाती है। वो उसे देखते ही कहता है कि यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। वो कहती है मैं तो यहाँ बस तुम्हारी मदद करने आई हूँ, क्योंकि अभी मैं ही बस एक ऐसी इंसान हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नानफेंग कहता है भला तुम मेरी मदद क्या ही करोगी, क्योंकि आज जो मेरी हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मगर बाय इतनी चालाक थी कि वो कैसे भी करके उसे अपनी बातों में फंसा ही लेती है। बाय कहती है मुझे पता है अभी कोई भी इन्वेस्टर आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मगर मैं एक ऐसे इन्वेस्टर को जानती हूँ जो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में आपको बाय कंपनी के 50% शेयर्स मुझे देने होंगे। जिसके लिए वो पहले तो मना कर देता है, बट अब क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम गु नानफेंग को उसी बंदे के साथ देखते हैं जिसे बाय ने नकली इन्वेस्टर बना के भेजा था। वो बंदा कहता है कि हम आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर उसके बदले में आपको आपकी पूरी कंपनी गिरवी करनी होगी। ये सुनकर नानफेंग को भी उस इन्वेस्टर के ऊपर डाउट होता है। वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं सोचकर बताऊंगा। अगले दिन नानफेंग को एक लड़की की मदद से पता चल जाता है कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जो इन्वेस्टमेंट के बदले किसी की पूरी कंपनी गिरवी कर ले। वो समझ जाता है कि ये सब तो बस बाय की चाल थी। वो लड़की उठकर वहाँ से जाने ही वाली थी, मगर तभी फिर से उसी का कॉल आता है। कॉल उठाने पर पता चलता है कि ऐसी एक इन्वेस्टर कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट के बदले लोगों की कंपनी गिरवी में रखती है। ये सुनकर नानफेंग खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद बाय और वो बंदा बिल्कुल सही कह रहे थे। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो कि नानफेंग के कॉल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि नानफेंग उसे कॉल जरूर करेगा, क्योंकि ये सब उसी का प्लान था। नानफेंग उसे कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे इन्वेस्टर की सारी शर्तें और साथ ही साथ अपनी कंपनी को गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में देखते हैं जहां फाइनली नानफेंग अपनी पूरी कंपनी को गिरवी रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम हाउतिंग एंड बाय को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जहां हाउतिंग कहता है कि पिछली बार जब मैं अब्रॉड से वापस आया था तब तक तुमने नानफेंग का प्रपोजल एक्सेप्ट करके उससे शादी कर ली थी, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये सब खत्म हो जाए और तुम नानफेंग से अपना बदला ले लो तो मुझसे शादी कर लो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेक्स्ट सीन में हम बाय को चियान के साथ देखते हैं, जहां चियान कहती है जिस दिन तुम पहली बार मेरे घर आई थी उसी दिन मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ नानफेंग को सेड्यूस करना नहीं बल्कि कुछ और भी है। ये सुनकर बाय फाइनली उसे सब कुछ बता देती है कि मैं बाय फैमिली की इकलौती डॉटर बाय हूँ और मैं यहाँ नानफेंग से अपना बदला लेने आई हूँ। चियान कहती है मगर इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। बाय कहती है हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। चियान कहती है लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ?
वो कहती है क्योंकि जैसे ही एक बार नानफेंग का ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो सबसे पहले तुम्हें अपने रास्ते से हटाएगा, क्योंकि तुम ही एक ऐसी बंदी हो जो उसके बारे में सब कुछ जानती हो, उसके सारे सीक्रेट्स तुम्हें पता हैं। ये सुनकर चियान उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन ऑफिस में नानफेंग बाय के चेहरे को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे उसके चेहरे में असली बाय दिखने लगती है। वो चिल्लाकर कहता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो, तुम मैंगशी नहीं हो। तभी वहाँ उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि हमारे कंपनी के अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए हैं। ये सुनकर नानफेंग गुस्सा करने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो बाय को देखते हुए कहता है कि ये सब तुमने किया है ना? वो कहती है हाँ किया तो मैंने है, पर तुम्हें पता लगाने में काफी देर हो गई। नानफेंग कहता है कि आखिर मेरे साथ तुम ये सब क्यों कर रही हो, आखिर तुम हो कौन? तो फाइनली बाय यहाँ उसे बता देती है कि मैं इस कंपनी की असली मालिक हूँ, बाय ली। तुमने तो 3 साल पहले मुझे उन लोगों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बच गई। तुमने मेरी फैमिली से और मुझसे सब कुछ छीन लिया, आज मैं वही वापस लेने आई हूँ। नानफेंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम आ तो गई हो मगर जा नहीं पाओगी, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद वो बाय का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ हाउतिंग आकर उसे बचा लेता है। वो अभी भी बायली के बारे में काफी कुछ बुरा भला बोले जा रहा था, तो हाउतिंग उसे किक करता है। नानफेंग कहता है तुम लोग जो चाहे कर लो, मगर फिर भी तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। बाय कहती है आखिर तुमसे किसने कह दिया कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, जरा उधर तो देखो। सामने से चियान आती है। वो कहती है मैंने तुम्हें इन 3 सालों में क्या कुछ नहीं दिया, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, मगर तुमने सिर्फ एक पराई औरत के लिए मुझे मारने का सोचा। पहले तो वो चियान के सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है, मगर जब चियान उस पर भरोसा नहीं करती तो वो अपना असली रंग दिखाई देता है। वो कहता है तुम तीनों चाहे कुछ भी कर लो, मगर ये बात मुझे भी पता है कि मेरे खिलाफ चियान के पास भी कोई सबूत नहीं है। चियान कहती है जिन आदमियों के बीच तुमने आज से 3 साल पहले बाय को बेच दिया था, उन्होंने एविडेंस के तौर पर एक वीडियो बनाया था, ताकि इन फ्यूचर अगर तुम उनके साथ कुछ गलत करने की या फिर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करो तो उसे एविडेंस के तौर पर वो लोग यूज कर सकें। नानफेंग कहता है क्या बकवास कर रही हो, क्योंकि काम हो जाने के बाद मैंने उन गुंडों को भी मरवा दिया था। इतना बोलते ही वो रुक जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने अपने बारे में सबूत खुद ही दे दिया। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था और वो समझ जाता है कि उसने अभी जो कुछ भी बोला वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। वोटिंग कहता है मिस्टर गू अब तुम किसी भी हाल में बच नहीं सकते, तुम जल्द ही सलाखों के पीछे होगे। नानफेंग बाय के पैरों में जाकर उससे भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, और क्या तुम चाहती हो कि मैं जेल चला जाऊं? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं चियान को डाइवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगा। मगर वो तिंग उसे बाय से दूर करता है और कहता है कि अब कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हें जो भी कहना है जेल में जाकर कहना। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और नानफेंग को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। वो चियान से कहने लगता है कि प्लीज वाइफ मुझे बचा लो, जिस पर चियान कहती है कि अपने मुंह से ये घटिया शब्द वाइफ मुझे मत बोलो, मुझे तुमसे घिन आती है। आफ्टर दैट वो बाय को थैंक्स बोलती है कि अगर तुम नहीं आती तो मुझे तो कभी इस बारे में पता ही नहीं चलता कि आखिर मैं कितने घटिया इंसान से प्यार कर रही हूँ। बाहर आकर बाय वोटिंग को भी उसका इतना साथ और उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। वो उसे हक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा ऐसे ही दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम नानफेंग को जेल में देखते हैं, जहाँ पहले तो वो कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था, बट इन दी एंड वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। अगला दिन कोर्ट हियरिंग का होता है, जहां सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जज साहिबा नानफेंग को उम्र कैद की सजा सुनाती हैं, और इस तरह फाइनली बाय का बदला पूरा हो जाता है। अगले दिन वो हाउतिंग के साथ अपने मॉम एंड डैड से मिलने उनके ग्रेवयार्ड पे जाती है। हाउतिंग कहता है अंकल आंटी आप जहाँ कहीं भी हैं हमेशा खुश रहिए, और हाँ आप लोग बायली की बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, मैं उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा और उसे जिंदगी की हर एक खुशियाँ दूंगा। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अगले दिन से बाय भी हाउतिंग की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। हाउतिंग उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मिस बाय है मेरी फियांसे और इस कंपनी की नेक्स्ट ओनर। रात में बायली देर रात तक काम कर रही थी, तो हाउतिंग आकर उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही काम करती रही तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन वो तिंग बायली को एक बहुत बड़ा घर गिफ्ट करता है और उसी घर के अंदर रिंग देते हुए उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। वो कहता है बायली क्या तुम मुझे एक चांस दोगी तुम्हारा ध्यान रखने का? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। अब क्योंकि बायली का बदला पूरा हो चुका था और उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो हमेशा उसका साथ दे, उससे प्यार करे, इसीलिए वो हाउतिंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि हाउतिंग उससे बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे।
और एक दूसरे को हक करते हैं। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है।